सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का जो पेपर है ये बहुत अच्छा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि, इनमें से कोई। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, किसी भी लिपि को सीखने से पहले वो चित्र लिपि यानी कि चित्र बनाना सीखता है। ठीक है, वो कुछ भी तिरछी लाइन खींचेगा, सीधी लाइन खींचेगा, या बच्चा कुछ ना कुछ चित्रों के माध्यम से ही वो वर्णों को, अक्षरों को लिखना शुरू करता है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 जो है चित्र लिपि, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है कूट, पादप, घन या आगार। जो कूट शब्द है ये पर्वत का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें से कौन अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, क, ख, ग या फिर ब। तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं, दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ख, ये क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए पहला और तीसरा और पांचवा ये हो जाएंगे अल्प प्राण, और ये दूसरा और चौथा ख और घ हो जाएंगे महाप्राण। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंग और आहा वर्ण। इतनी बार मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अंग और आहा क्या है, अयोगवाह है। ऊष्म व्यंजन अलग होते हैं तीनों, श और ह। स्पर्श व्यंजन आपको पता ही है, पांचों वर्ग। ठीक है, स्वर तो आपको पता ही है, अ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कामायनी के लेखक। कामायनी के लेखक आपको, आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि सही ऑप्शन नहीं लगाया होगा। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध ये पूरी की पूरी इनकी रचना है, जो कि एक महाकाव्य है ये कामायनी। तो दोस्तों, कहानी शिक्षण की विधियों में कहानी कथन विधि आती है। इसके अलावा चित्र विधि से कहानी कथन यानी कि चित्र विधि के माध्यम से कहानी कैसे कही जाती है। इसके अलावा अधूरी कहानी विधि, तो जो कहानी कथन विधि होती है इसका प्रयोग हम पूर्व प्राथमिक के बच्चों पर करते हैं। जो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं विद्यालय में, उनको हम कहानियां सुनाते हैं और फिर उन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर उसके बाद जो चित्र कहानी विधि होती है उसमें चित्र बने होते हैं, जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी, अलग अलग चित्र उनको हम दिखाते हैं और वह चित्रों के माध्यम से बच्चे कहानी को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। और जो अधूरी कहानी विधि होती है इसमें हम कोई कहानी लिख देते हैं, उसके बाद आगे का स्थान खाली छोड़ देते हैं, बच्चों से कहते हैं इस कहानी को पूरा करो। तो इस तरीके से कहानी शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या। अगर बच्चा उच्चारण नहीं सही कर रहा है शब्दों का, वाक्यों का, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी उच्चारण दोष का कारण शारीरिक समस्याएं भी हो जाती है, जैसे कि बच्चे में शारीरिक दोष है या उसके जीवा में कुछ विकार है, ओठ, तालु, दंत में किसी प्रकार का कोई दोष है, तो बच्चे का जो उच्चारण है वो सही नहीं निकलता है। इसके अलावा बच्चे को सही से मात्रा का ज्ञान ना होना, ये भी हो सकता है उच्चारण का दोष। इसके अलावा भय, संकोच, शीघ्रता से पढ़ने के चक्कर में बच्चा सही उच्चारण नहीं कर रहा है, तो ये भी उच्चारण का दोष ही है। चूंकि ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया तो इसका बहुत लंबा आंसर आपको नहीं लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे पहले तो आप ये लिख सकते थे, जैसे कि भाषण देना, वार्ता करना, चर्चा करना, यानी कि किसी विषय पर सोचना, विचारों का क्रमबद्ध करना, तर्क का औचित्य निश्चित करना, इन सब बातों के बारे में आप बता सकते थे। इसके अलावा किसी वृत्तांत के बारे में, किसी घटना के बारे में बताना। ठीक है, वर्णन या विवरण के माध्यम से अपनी बातों को रखना। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो इस तरीके की चीजों का प्रयोग करते हैं वर्णन विवरण विधि में। आपको पता है कहानी, घटना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, किसी चीज का चित्रण करना है उसके बारे में भी आप मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बता पाते हैं। ठीक है, तो ये जो भाषण है, वार्ता है, चर्चा है, बातचीत है, वर्णन विवरण है, ये सारी चीजें आ जाएंगी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, शब्द की शक्तियों का उल्लेख करिए। दोस्तों, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो ये 3 शक्तियां हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए शक्तियों का केवल उल्लेख करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों, अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें हिंदी व्याकरण के वाक्यों के प्रकार, यहाँ पर देखिए हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार पूछा है। तो विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य में सिंपली किसी वाक्य के थ्रू कोई जानकारी दी जाती है, जैसे कि भारत एक देश है,
ठीक है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। निषेधवाचक वाक्य यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता है, इसमें किसी से प्रश्न किया जाता है, जैसे यह पुस्तक किसकी है, ठीक है। फिर आज्ञावाचक वाक्य पे आते हैं, तो आज्ञावाचक वाक्य में आपको पता है किसी न किसी को कुछ ना कुछ आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, जैसे एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, या प्रार्थना भी इसके अंदर झलकती है। फिर विस्मयादिबोधक आते हैं, तो इसमें ओह कितनी ठंडी रात है, ठीक है, आहा कितना सुंदर उपवन है, इस तरीके के शब्द आते हैं। इच्छावाचक वाक्य में किसी की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, जैसे नव वर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य में यहाँ पर भी एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फिर संदेहवाचक वाक्य पे आते हैं, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता है कि वाक्यों के और जो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, ठीक है, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य ये तीन भी होते हैं। तो अगर आपने ये तीनों भी लिखा होगा तो गलत नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये तो कहा नहीं है कि रचना के आधार पर लिखिए या अर्थ के आधार पर लिखिए, यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, उपसर्ग को उदाहरण से समझाइए। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, तो यही होते हैं उपसर्ग। तो ये उपसर्ग आगे लगते हैं यानी कि पहले, जैसे कि हार शब्द में अगर हमने आगे प्र लगा दिया तो ये क्या हो गया, प्रहार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमने बल शब्द में अगर आगे हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना था, 2-3 उदाहरण देने थे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हो जाता उपसर्ग का परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर आप सभी को पता है कि छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे होते हैं, इन्हें कहानी के माध्यम से ही हम कोई भी बात आसानी से पहुंचा पाते हैं, और कहानी को बच्चे ध्यान से सुनते हैं। और कहानी सुनने से क्या लाभ होता है, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ती है, और वे और क्रिएटिव बनते हैं, और जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर नैतिक कहानी है तो कुछ ना कुछ बच्चों को शिक्षा भी दे करके जाते हैं। बस यही आपको उद्देश्य ही लिखने थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, लिखित अभिव्यक्ति के विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो नाटक है, एकांकी है, आप सभी को पता है, उपन्यास है, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को लिख करके प्रकट करते हैं। वो चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे नाटक के माध्यम से, चाहे उपन्यास के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण स्पष्ट करिए। तो पूर्ण विराम चिन्ह इस तरीके से आपको बनाना था, और पूर्ण विराम चिन्ह इस तरीके से लिखना था, पूर्ण विराम डाल करके उसके बाद इसके आगे 2 लाइन आपको लिखना था कि किसी भी वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, उसके बाद हमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करके दिखा देना था, ठीक है, ये हो गया एक। फिर उसके बाद हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भी करके दिखाना था, अल्प विराम चिन्ह का। तो इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, राम मोहन और सोहन स्कूल गए, इस तरीके से। तो यहाँ राम और मोहन के बीच में अल्प विराम लगा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रयोग कर सकते थे विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस तरीके से लिख करके, चिन्ह का प्रयोग करके हम इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते थे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह लिख करके इसके आगे कितना सुंदर दृश्य है, ये हो गया। इसके अलावा हम योजक चिन्ह को लिख करके बता सकते थे, जैसे कि माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में ये जो चिन्ह लगता है ये योजक चिन्ह होता है। तो इस तरीके से 4 विराम चिन्हों के बारे में आसानी से आप बता सकते थे। अब आप देखिए, ये अति लघु उत्तरीय में भी पूछा है, फिर दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ लिया। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तो उपसर्ग की परिभाषा आपने अभी ऊपर देखी ही है। तो उपसर्ग किसी भी शब्दांश के आगे लगता है, उसके आगे लगता है, जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग के एग्जाम्पल आपने देख ही लिए थे, और प्रत्यय भी पीछे लगता है, जैसे कि समाज शब्द है और इसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया पीछे समाज में, तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा ना। इसी प्रकार से अगर
मीठा है, मीठा शब्द है, इसमें हमने आस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, मिठास हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अव्ययी भाव समास को उदाहरण से स्पष्ट करिए। तो दोस्तों, अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, वाक्य का पहला पद प्रधान होता है, इसी के साथ पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होती है। इस समास में कई बार दूसरा पद भी प्रधान हो जाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अव्ययी भाव समास की जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए, सबसे पहले रातों रात, ये जो है ये भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हाथों हाथ और आजीवन, आजन्म, अजान बाहु, अजानु बाहु, ये सब क्या है, निडर, निश्चित, बेदाग, बेवफा, बेचैन, नासमझ, नालायक, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार लिखिए। कितना आसान प्रश्न पूछा है। तो सर्वनाम आप सभी को पता है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकारों को आपको इस तरीके से एक एक का नाम जो है इस तरीके से आपको लिख देना था। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम इस तरीके से, फिर उसके बाद आपको निजवाचक सर्वनाम लिख देना था। निजवाचक सर्वनाम के बाद फिर निश्चयवाचक सर्वनाम लिख देना था। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद फिर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद फिर आपको लिख देना था प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस यहाँ पर ये पूरी की पूरी परिभाषा आपकी कंप्लीट हो जाती 2 नंबर की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पूछ लिया। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। तो आप सभी को पता है कि औपचारिक पत्र हमें जब कहीं कहीं किसी संस्था को लिखना होता है या हमें कहीं विद्यालय में लिखना होता है कोई लेटर, तो हम प्रयोग करते हैं औपचारिक पत्र का, या किसी व्यापारी को लिखना हो हमें। ठीक है, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हम अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर तो यही हो गया। बस आपको अंतर ही दिखाना था कि किस तरीके से हम इसमें किस तरीके से हम जब शुरुआत करते हैं लेटर की तो किस तरीके से करते हैं औपचारिक में, और अनौपचारिक में करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे के सारे प्रश्न आपने किए होंगे और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोगों ने सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ा है और इसी का नतीजा है कि आप लोगों के सारे प्रश्न अच्छे से हुए हैं। तो आप सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों के सोल्यूशन को आप मिला डालिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में, चाहे आपको मास्टर क्लास के बारे में जानना हो या फिर आपको ऐप के बारे में, हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप के बारे में, जिसमें हम 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स देते हैं। चारों सेमेस्टर के नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, इसके अलावा नॉर्दर्न सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी क्लासेस आपको, और वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है। तो आसानी से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं अपने अगले सेमेस्टर की। तो आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अब आपके एग्जाम खत्म हो गए तो आसानी से आप देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।